Hello students, in this video we are going to learn about two important topics of paper first, that is diversity of non-chordates of class 5th semester. The first topic is polymorphism in coelenterata and the second one is coral and coral reef. Now let's start. In this lecture we shall discuss polymorphic behavior in phylum coelenterata, origin of polymorphism, pattern and type of polymorphism, significance of polymorphism in life cycle of coelenterata, and last one, coral and coral reefs. So let's start from polymorphism. Now what is polymorphism? आप देख रहे हैं ये ग्रीक वर्ड है polymorphism, where poly means many, बहुत सारे, poly means many and morph means form, different type of form. So polymorphism is a phenomenon in which an organism has more than one type of individuals and each one is specialized to perform a different vital function. यहाँ मतलब क्या है polymorphism का? कोई सेम स्पीशीज की कोई अगर पॉपुलेशन है, सेम स्पीशीज की कोई पॉपुलेशन है, कॉलोनी है, तो उसमें उसी सेम स्पीशीज की कॉलोनी में अगर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म के, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन के इंडिविजुअल्स मिलते हैं, तो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच डिफर इन फॉर्म एंड फंक्शंस अकर्स इन द सेम स्पीशीज इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म. दूसरी डेफिनेशन की बात हम करें, अ फिनोमिनन वेयर अ पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन में हैज मल्टीपल टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मोर देन 2, ठीक है, 2 और मोर देन 2 ऑफ इंडिविजुअल्स दैट आर स्ट्रक्चरली मींस फिजिकली और मॉर्फोलॉजिकली दे आर डिफरेंट, और उनके फंक्शंस जो होते हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट. तो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. अगर एक या एक से ज्यादा फॉर्म और फंक्शन वाले एनिमल्स अगर सेम स्पीशीज में एक साथ रहते हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. Colonies of Siphonophora represent the most specialized of hydrozoa, attaining the highest degree of polymorphism. Now, what is Siphonophora? हम जानते हैं coelenterata divided into 3 classes, हाइड्रोजोआ, स्काइपोजोआ एंड एंथोजोआ. उनमें से जो हाइड्रोजोआ की जो क्लास है उसमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है. हाइड्रोजोआ में भी जो ऑर्डर है सिफोनोपोरा, सिफोनोपोरा में सबसे ज्यादा ये डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमें पॉलीमॉर्फिज्म की. सिफोनोपोरियंस होते क्या है? ऑर्गेनिज्म जो कि फ्री स्विमिंग होते हैं, कोलोनियल होते हैं और फ्लोटिंग होते हैं. They are marine hydrozoan with delicate and transparent body and have zooids possessing specialized functions such as feeding or locomotion. Now, what is zooids? यहाँ word use किया गया है in coelentrates. This is seen in the class Hydrozoa, जैसे मैं आपको बताया, where many species form colonies with different type of individuals called zooids. आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि different type of individuals कॉलोनी में पाए जाते हैं. दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. और वो इंडिविजुअल्स जो होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स की हम बात कर रहे हैं कि ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर परफॉर्म करते हैं, तो जो सिंगल इंडिविजुअल होता है उसे हम कहते हैं जूऑइड. Zooid is a single animal that is a part of colonial animal. It is one of the asexually produced individuals of a compound organism. Okay, तो ये हो गया पॉलीमॉर्फिज्म. यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 फॉर्म है, जैसा भी बताया कि डिफरेंट फॉर्म होती है. तो coelentrates में, निडेरियंस में 2 फॉर्म पाई जाती है, मेनली पॉलिप एंड मेडुसे. पॉलिप जो होता है वो अटैच्ड होता है, सेसाइल होता है, सबस्ट्रेटम में अटैच होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जबकि मेडुसे फ्री स्विमिंग होता है और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है. अब हम बात करेंगे थ्योरीज की. ओरिजिन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म कैसे हुआ, कहां से थ्योरीज आई, किस किस ने थ्योरीज दी, ठीक है. तो इसमें 3, ये तो आपको बता चुकी हूं मैं. द पॉलीमॉर्फिक टेंडेंसी इज मोस्ट डेवलप्ड इन द ऑर्डर सिफोनोफोरा ऑफ द क्लास हाइड्रोजोआ. तो यहाँ 3 थ्योरी दी गई है, पॉली ऑर्गन थ्योरी, पॉली पर्सन थ्योरी एंड मेडुसा थ्योरी. पॉली ऑर्गन थ्योरी कहती है कि दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हक्सले एंड अदर्स, according to which individuals of a colony are actually organs of a medusoid individual
which have multiplied and migrated from their primitive positions to the current evolved position. According to them, क्या था कि जो कॉलोनी है, पूरी इंडिविजुअल्स की जो पूरी कॉलोनी बनी है, वो एक्चुअली ऑर्गन्स है मेडिसाइड इंडिविजुअल्स के, जो कि मल्टीप्लाइड हुए, फिर माइग्रेट हुए, और जो उनकी प्रिमिटिव पोजिशन थी उससे चेंज हो गए और इवॉल्व हुए डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स में. दिस इज कॉल्ड पॉली ऑर्गन थ्योरी. नेक्स्ट थ्योरी थी पॉली पर्सन थ्योरी. This theory was proposed by Leucard and others. According to this theory, colony is not a single individual, but various parts of the colony are modified individuals which have changed their structure due to division of labor. They have all modified from the primitive zooid which was a polyp. अब इन्होंने जो पॉली ऑर्गन थ्योरी है, उन्होंने कहा था कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जूआइड्स हैं, वो एक्चुअली जो प्रिमिटिव फॉर्म थी मेड्यूसे, उससे इवॉल्व हुए थे. और यहाँ पॉलीपर्सन में कहा गया कि ये सब इवॉल्व हुए थे जो प्रिमिटिव जूआइड था विच वाज अ पॉलिप. एंड द नेक्स्ट लास्ट वन इज मेड्यूसे. इनका कहना था द सिफोनोपोर्स फॉर्म्ड, सिफोनोपोर जो सिफोनोपोर ऑर्डर्स में सिफोनोपोरियंस है, फॉर्म्ड फ्रॉम गैस्ट्रुला वाज अ मेड्यूसाइड इंडिविजुअल. ये भी मानते थे अकॉर्डिंग टू पॉली ऑर्गन थ्योरी कि जितने भी इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हुए हैं वो एक्चुअली मेड्यूसाइड इंडिविजुअल से प्रोड्यूस्ड हुए हैं. तो ये तीन थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ओरिजिन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. नेक्स्ट इज टाइप एंड पैटर्न ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. अब टाइप, डिफरेंट टाइप होते हैं. मोनोमॉर्फिक हो सकता है, डायमॉर्फिज्म हो सकता है, ट्राइमॉर्फिज्म होता है, फाइनली पॉलीमॉर्फिज्म. की पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप हो सकते हैं, कितने डिफरेंट फॉर्म्स पाए जा सकते हैं किसी सिंगल एनिमल पॉपुलेशन में. तो यहाँ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, अ फ्यू सीलन ट्रेस सच एज हाइड्रा. हाइड्रा और सी एनिमोन की बात करें तो यहाँ पर हमें केवल एक ही फॉर्म देखने को मिलती है जो है पॉलिप. सी एनिमोन आर मोनोमॉर्फिक, सिंगल फॉर्म देखने को मिलती है इन विच ओनली पॉलिप स्टेज इज फाउंड, बट अदर सीलन ट्रेट्स एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म. इनको छोड़ के जो बाकी जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी हाइड्रोजोन है, उनमें हमें पॉलीमॉर्फिज्म, वेदर दे आर डायमॉर्फिक और ट्राइमॉर्फिक, ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं. बट इन हाइड्रा एंड सी एनिमल देयर इज ओनली polyp stage is found. First one is dimorphism. Di means two. Many hydrozoans colonies like Tubularia and Campanularia have only two types of zooid. यहाँ हमें दो टाइप ऑफ जूआइड्स मैंने आपको बताया कि किसी सिंगल सेम स्पीशीज के कॉलोनीज में अगर हमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं तो जो सिंगल इंडिविजुअल्स हैं उन्हें हम कहते हैं जूआइड्स. तो जूआइड्स यहाँ टू टाइप्स के जूआइड्स देखने को मिलते हैं, द फीडिंग जूआइड्स और गैस्ट्रोजूआइड्स. अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो पॉलिप और मेडुसे की मॉडिफिकेशंस होती हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं, उनमें से एक है गैस्ट्रोजूआइड. तो अभी हम बात करें डायमॉर्फिज्म की किसी एनिमल में टू टाइप्स ऑफ फॉर्म देखने को मिलती हैं. तो यहाँ पे एक फॉर्म है द फीडिंग जूआइड्स और गैस्ट्रोजूआइड्स. गैस्ट्रोजूआइड्स एक मॉडिफिकेशन है पॉलिप फॉर्म का. एंड मेडुसे और नेक्टोफोर्स, नेक्टोफोर्स मॉडिफिकेशन है मेडुसे का, अभी हम आगे पढ़ेंगे. तो यहाँ पे गैस्ट्रोजूआइड्स और नेक्टोफोर्स देखने को मिलते हैं दैट बर्ड ऑफ फ्रॉम द स्टेम और गैस्ट्रोजूआइड्स. हम जानते हैं मेडुसे जो होती है वो सेक्सुअल फॉर्म होती है, तो दैट बर्ड ऑफ, नेक्टोफोर्स उसी का मॉडिफिकेशन है दैट बर्ड ऑफ फ्रॉम द स्टेम और गैस्ट्रोजूआइड्स. तो यहाँ हमने देखा कि डायमॉर्फिज्म ऐसे एनिमल्स जिनमें हमें टू फॉर्म्स, जो टू जूआइड्स हैं वो देखने को मिलते हैं. देन ट्राइमॉर्फिज्म, some species like Obelia and Plumillaria are trimorphic. ये trimorphic होते हैं, मीन्स यहाँ थ्री फॉर्म्स, थ्री डिस्टिंक्ट फॉर्म, थ्री डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स हमें देखने को मिलते हैं. बिकॉज बिसाइड गैस्ट्रोजॉइड्स एंड मेडुसे, ओके, गैस्ट्रोजॉइड्स और मेडुसे तो है ही, जैसे अभी हमने ट्यूबुलेरिया में देखा था कि गैस्ट्रोजॉइड्स और मेडुसे की फॉर्म है. दे ऑल्सो हैव मेडुसा प्रोड्यूसिंग गोनोजॉइड्स ऑफ ब्लास्टोस्टाइल, थर्ड टाइप की फॉर्म हमें देखने को मिलती है जो मेडुसा का मॉडिफिकेशन है. एंड द लास्ट वन इज पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म टू और मोर देन टू, ठीक है. पॉलीमॉर्फिज्म, एनिमल्स हैविंग मोर देन थ्री टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स. अगर किसी एनिमल्स में तीन से ज्यादा जूआइड्स, तीन से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ जूआइड्स पाए जा रहे हैं तो this form is called polymorphic form and the phenomenon is called polymorphism. The greater degree of polymorphism is found in the encrusting colony of Hydrangeatia. ठीक है, इसमें पाया जाता है विद 5 टाइप्स ऑफ पॉलिप्स. इसमें हमको देखने को मिलते हैं 5 टाइप ऑफ पॉलिप्स, उनके नाम लिखे हैं गैस्ट्रोजूआइड्स,
डेक्टेलोजोइड्स, टेंटाकुलाजोइड्स, स्केलेटोजोइड्स एंड गोनोजोइड्स। डिफरेंट, जैसे हमें पता है कि पॉलीमॉर्फिज्म इज ड्यू टू द डिवीजन ऑफ लेबर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स एंड स्पेशलाइजेशन, कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रक्चर है, फॉर्म्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, वो फॉर्म हुए हैं। तो ये सारे टाइप्स हैं, ये सारे फॉर्म्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म। पहला है गैस्ट्रोजोइड्स, जो कि फॉर फीडिंग, फीडिंग के लिए है। डेक्टेलोजोइड्स प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन करते हैं। टेंटेकुलोजोइड्स सेंसरी सेल्स हैं। स्केलेटोजोइड्स जो स्पाइनी प्रोजेक्शन ऑफ काइटिन के लिए हैं। एंड गोनोजोइड्स एक रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, जो कि एक मेडुसा का मॉडिफिकेशन है। तो ये हमारे हो गए टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म वेरीज ग्रेटली इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोजोआ। मैं पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो निडेरिया में जो हाइड्रोजोआ की क्लास है, उसमें सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। हाइड्रोजोन एक डाइवर्स एंड वाइड रेंजिंग टेक्सोनॉमिक क्लास है मरीन एंड फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स की। दे डिस्प्ले ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसे। आपको बताया कि दो फॉर्म होती हैं, जो मेन बेसिक फॉर्म है पॉलिप एंड मेडुसे। ऑल्दो हाइड्रा एग्जिबिट ओनली द पॉलिप फॉर्म, ये भी मैंने आपको बताया कि पॉलिप एंड मेडुसे दो फॉर्म है, बट हाइड्रा जो है, हाइड्रा की जो कॉलोनी है, उसमें सिंपली एक पॉलिप फॉर्म देखने को मिलती है एंड सम शो ओनली मेडुसे फॉर्म। तो वो हो गया आपका मोनोमॉर्फिक फॉर्म। जो डायमॉर्फिज्म है वो सबसे सिंपलेस्ट है। डायमॉर्फिज्म इज द सिंपलेस्ट एंड कॉमनेस्ट पैटर्न ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जो मैक्सिमम एनिमल में देखने को मिलता है हाइड्रोजोन में। तो डायमॉर्फिज्म सबसे कॉमन और सिंपलेस्ट है। Dimorphism is the simplest and commonest pattern of polymorphism, is exhibited by many hydrogen colonies like Obelia and Tuberolaria। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये ओबेलिया का स्ट्रक्चर है, सब पार्ट ऑफ हाइड्रोइड कॉलोनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोनोपोर, ब्लास्टोस्टाइल, मेडुसे बर्ड्स, ठीक है, ट्यूबुलेरिया। दे हैव टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल और जूआइड नेमली। ओबेलिया में टू टाइप के, जैसे बताया कि डायमॉर्फिज्म एक सिंपलेस्ट और कॉमन पैटर्न है, जो मैक्सिमम जो सीलन ट्रेट्स हैं उनमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ओबेलिया में दो टाइप के हमें इंडिविजुअल जूआइड देखने को मिलते हैं। पहला है गैस्ट्रोजूआइड्स और हाइड्रेंथ आर कंसर्न फॉर फीडिंग। हम आगे पढ़ेंगे, जो गैस्ट्रोजूआइड होते हैं वो कंसर्न होते हैं, उनका मेन फंक्शन होता है टू फीड, ठीक है, फीडिंग का। नेक्स्ट है गोनोजोइड और ब्लास्टोस्टाइल। हेयर इज, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लास्टोस्टाइल दिखा रखा है। ब्लास्टोस्टाइल गोनोजोइड विद एसेक्सुअल बडिंग फॉर्मिंग सेक्सुअल मेडुसे और गोनोफोर। पॉलिप स्टेज में जो सेक्सुअल बडिंग होती है, उससे ये गोनोफोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जो आगे चल के सेक्सुअली जो सेक्सुअल फॉर्म होती है, दैट इज मेडुसे, उसको प्रोड्यूस करते हैं। दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज डायमॉर्फिज्म। नेक्स्ट इज जो मेन बात करेंगे पॉलिप और मेडुसे, जो दो फॉर्म होती है सीलेंट्रेटा की, उसके बारे में बात करेंगे। अभी जैसा हमने पढ़ा कि द अकरेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट इंडिविजुअल्स विद इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी हमने पढ़ा कि क्लास हाइड्रोजोआ इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ colonial species that contain more than one form of individuals. Now जो निडेरिया है, जो सीलेंट्रेटा है, have two basic zooids। थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही आइडिया दे दिया था कि पॉलिप और मेडुसे होते हैं। तो ये है डायग्राम ऑफ पॉलिप है, ये डायग्राम ऑफ मेडुसे। सीलेंट्रेटा है टू बेसिक zooids, दैट इज पॉलिप एंड मेडुसे। पॉलिप की अगर हम बात करें, इट इज अ सेडेंटरी ट्यूबुलर फॉर्म विथ वन एंड क्लोज्ड। इसका जो वन एंड होता है वो बिल्कुल ब्लाइंड एंड होता है, वो क्लोज होता है। फ्री कॉनिकल एंड बेयरिंग हाइपोस्टोम माउथ एंड टेंटिकल्स। इट हैज अ ट्यूबुलर बॉडी विद अ माउथ सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। इसका जो माउथ है, जो ऊपर का एंड है, वो टेंटिकल्स से सराउंडेड रहता है। अदर एंड इज ब्लाइंड, अदर एंड जो होता है वो ब्लाइंड रहता है एंड यूजली अटैच टू अ पैडल डिस्क टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, सिसाइल होता है। पॉलिप्स आर कंसर्न विद फीडिंग। इनका जो मेन फंक्शन होता है, मतलब पॉलिप्स फॉर्म किसके लिए, इनका रोल क्या है कॉलोनी में, तो ये होते हैं फीडिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। देन हम मेडुसे की बात करें,
A medusa has a bowl or umbrella shaped body with marginal tentacles and centrally located mouth or manubrium. इनकी जो बॉडी होती है वो बाउल शेप होती है, अम्ब्रेला शेप्ड होती है, मार्जिनल टेंटिकल्स होते हैं और माउथ सेंटर में लोकेटेड होता है, जो उस पोर्शन को हम मैनुब्रियम कहते हैं। मेडुसा जनरली मोटाइल, ये मोटाइल होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं एंड कंसर्न विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इनका मेन फंक्शन होता है या मेन इनका जो फीचर है वो है सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करना, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है पॉलिप के और मेडुसे के। देन नेक्स्ट इनके मॉडिफिकेशन। अभी जो हमने दो फॉर्म देखी, अब हम देखेंगे कि उनके मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, पॉलिपॉइड फॉर्म्स एंड मॉडिफिकेशंस। तो पॉलिप जो फॉर्म थी, जो हमारी सेशाइल फॉर्म है, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है, ट्यूबुलर फॉर्म है, उनमें मॉडिफिकेशन होते हैं 3 टाइप्स के। पहला है गैस्ट्रोजोइड्स, देन डेक्टाइलोजोइड्स एंड देन गोनोजोइड्स। दे अलोन टेक अप न्यूट्रिशन इन द क्लॉनी। इनका मेन फंक्शन है दे आर फीडिंग जूआइड्स। ठीक है, दे आर फीडिंग जूआइड्स। अ माउथ इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द हाइपोस्टोम। इनका जो माउथ है प्रेजेंट रहता है बिल्कुल टिप में, हाइपोस्टोम में। Near the base of gastrozoid, usually a single, long and contractile tentacle arises. It shows battery of nematocysts. Lateral branches are present called tentilla. Gastrozoids catch the prey and digest it. ये जो गैस्ट्रोजोइड्स है वो क्या करते हैं, कोई भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है वो प्रे करते हैं, कैच द प्रे एंड डाइजेस्ट इट। द डाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन इनटू द सीनोसर्कल कैनाल। So mainly they are a feeding zooids. Feeding zooids are typical polyps with a mouth and surrounding tentacles. So first one is gastrozooids. The next one is dactylozooids. Dactylozooids, these zooids used for defense. ठीक है, used for defense. Polyps without mouth and usually with a long basal tentacle. They resemble इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजेंबल करते हैं गैस्ट्रोजोइड्स की तरह. They do not show mouth. Their basal tentacle is unbranched. In Phycelia, the tentacle is very long. These zooids are protective in functions. They bear battery of निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट हम जानते हैं सेल्स हैं जो स्टिंगिंग सेल्स हैं, तो ये प्रोटेक्शन के लिए उसका यूज करते हैं, प्रोटेक्शन। एंड फाइनली गोनोजूआइड्स, दे आर रिप्रोडक्टिव जूआइड्स, दे हैव नो माउथ। In Phycelia, the gonozooid shows branch stalk bearing clusters of gonophores. गोनोजोड, अब यही गोनोजोइड आगे चलकर प्रोड्यूस करते हैं जो मेडुसे होते हैं, जो सेक्सुअल फॉर्म है, सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग फॉर्म है, उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो गोनोजोइड्स आर रिप्रोडक्टिव जूआइड्स। तो ये 3 मॉडिफिकेशंस हैं पॉलिप के, दैट इज गैस्ट्रोजूआइड्स, डेक्टाइलोजूआइड्स एंड गोनोजूआइड्स। देन मेडुसाइड फॉर्म्स एंड मॉडिफिकेशन। मेडुसाइड के 4 मॉडिफिकेशन है। पहला नेक्टोफोर और नेक्टोकैलस और स्विमिंग बेल इज अ मेडुसे मॉडिफाइड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो याला फॉर्म है वो होता है मॉडिफाइड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट वन इज न्यूमेटोफोर. It is a bladder-like modified medusae filled with mixture of gases and helping the colony to float on the surface. Help करते हैं colony के लिए कि surface में float कर सकें। Third one is phyllozoids are leaf-like bract होते हैं, studded with nematocysts. Nematocysts आपको तो stinging cells होते हैं and serving to protect the colony. तो ये protection के लिए होते हैं। First one is for sexual reproduction. Second, pneumatophore is for helping the colony to float on the surface, and third one is to protect the colony. And last one is gonophores bear gonads, जहाँ पे कि ये जो gametes हैं, मेल gametes, फीमेल gametes जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, germ cell प्रोड्यूस होते हैं. So gonophores, they are gonads, they are dioecious and produce germ cells for reproduction. तो ये 4 modifications हैं मेडुसे के, नेक्टोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स, फाइलोजोइड्स, गोनोफोर्स एंड जर्म सेल. नाउ लास्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. क्या क्या सिग्निफिकेंस है पॉलीमॉर्फिज्म की? So the phenomenon of polymorphism is essentially one of division of labor in which specific function is assigned to different individuals. तो यहाँ क्या होता है polymorphism का जो significance है कि जो different type of zooids होते हैं, different type of individuals होते हैं, तो वो जो colony में different type of function perform करते हैं और show करते हैं division of labor.
Thus polyps are modified for feeding, प्रोटेक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि हमने देखा जो उसके मॉडिफिकेशन थे उनके डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन थे, फीडिंग का, प्रोटेक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो जो पॉलीफॉर्म होती है वो मॉडिफाइड होती है फीडिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, while medusa are concerned with sexual reproduction. This distribution of functions among diversified individuals and their subsequent modifications in coelentrates may have resulted from their initial simple organization, lack of organ specialization. And the last one is polymorphism gave the colonies competitive edge in protection and food gathering and eventual survival. सर्वाइवल के लिए डिवीजन ऑफ लेबर है, सर्वाइवल है, कोई इंडिविजुअल्स फीडिंग कर रहे हैं, कोई प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कोई रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इनके सर्वाइवल के लिए ये जो पूरी गैदरिंग है, ये पॉलीमॉर्फिज्म है, तो ये इनके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट रहता है। Our next topic is coral and coral reefs. It's also important feature of phylum Coelenterata. So let's start. Corals are group of colorful and fascinating animals belonging to Cnidaria. Corals are related to sea anemones and they all share the same simple structure, the polyp. The polyp is like a tube which open at just one end. The open end has a mouth surrounded by a ring of tentacles. The tentacles have stinging cells called nematocysts that allow the coral polyp to capture small organisms that swim too close. Inside the body of the polyp are digestive and reproductive tissues. Corals differ from sea animals in the production of a mineral skeleton. So coral basically belongs to a class Anthozoa of coelenterate phylum. They can be either solitary or colonial. They have simple radial body plan with one opening and especially they make external and internal skeletons. तो ये belong करते हैं क्लास Anthozoa से. They are invertebrate marine organism. और अभी हमने जो सीलेंट्रेट्स की फॉर्म्स देखी थी पॉलीमॉर्फिज्म में, पॉलिप एंड मेडुसे, तो यहाँ पे जो डोमिनेट करती है फॉर्म वो होती है द पॉलिप फॉर्म में। अब कोरल्स दो टाइप के होते हैं, हार्ड कोरल्स एंड सॉफ्ट कोरल्स। जो हार्ड कोरल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रीफ बिल्डिंग के लिए, कोरल रीफ्स बनाने के लिए। इन्हें हम कहते हैं रीफ बिल्डिंग और हर्माटिपिक कोरल्स। वहीं सॉफ्ट कोरल्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन रीफ बिल्डिंग और ए हर्माटिपिक coral. Soft coral are similar to hard corals but without a solid skeleton. They do not have zooxanthellae and do not depend on sunlight. They may be branching forms such as sea webs and sea fans. Whereas hard corals produce limestone skeleton, there are intrinsic patterns of hard corals produced by polyp shape and the calcareous skeleton it secrete. Here, corals is a body like a polyp or body is called a polyp. A hollow sac-like structure, their mouth surrounded by tentacles which contain stinging structure called nematocysts for paralyzing prey. Structure of coral polyp. स्ट्रक्चर हम पॉलिप का देख चुके हैं कि पॉलिप का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अभी थोड़ा डिफरेंस है थोड़ा कोरल पॉलिप में। अ टिपिकल कोरल पॉलिप इज अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म ऑफ अबाउट 10 millimeter long and 1 to 3 millimeter in diameter. Few solitary polyps also reach to a diameter of 25 centimeter. Basal disc is absent in these coral polyps as the basal region is surrounded by calcareous exoskeleton. यहाँ पर जो उनकी बेसल डिस्क होती है जो ब्लाइंड एंड में वो यहाँ absent रहती है क्योंकि ये कोरल पॉलिप सेक्रीट करते हैं कैल्सरस जो कैल्शियम कार्बोनेट है और बनाते हैं एक्सोस्केलेटन. The oral disc bears numerous tentacles in several rows around the oval or circular mouth. Pharynx is short with no siphonoglyphs. यहाँ पर हमने पॉलिप का भी स्ट्रक्चर देखा था कि जो माउथ होता है वो सराउंडेड रहता है टेंटिकल से. Mesenteries are restricted only to the upper part of the polyp. The mesenterial filaments have glandular lobe bearing nematocyst. Muscles are not well developed. नेमेटोसिस जो स्टिंगिंग सेल्स हैं प्रोटेक्शन के लिए और फीडिंग के लिए यहाँ काम करते हैं, तो यहाँ पे नेमेटोसिस प्रेजेंट रहते हैं ग्लैंडुलर लोब में. लिविंग पॉलिप्स आर फाउंड ओनली इन द सरफेस लेयर्स ऑफ द कोरल मास. अब यहाँ पे जो कोरल रीफ जो बनती है वहाँ लिविंग पॉलिप्स भी पाए जाते हैं और डेड पॉलिप्स भी पाए जाते हैं जो बहुत ही हार्ड स्केलेटन बन जाते हैं. तो यहाँ पर हम दोनों ही यहाँ पे हमें लिविंग और डेड कोरल पॉलिप्स देखने को मिलेंगे कोरल रीफ्स में.
Feeding type is both raptorial and suspension. फॉर्मेशन ऑफ कोरल्स. अब ये कोरल की फॉर्मेशन होती कैसे है, ये कोरल जो पॉलिप है वो कोरल फॉर्मेशन कैसे करता है. कोरल सेक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म अ हार्ड स्केलेटन दैट प्रोटेक्ट्स द पॉलिप्स. अब ये जो पॉलिप फॉर्म है वो क्या करता है, ये जो पॉलिप फॉर्म जो होती है एंथोजोआ के जो इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और विद बहुत एक लॉन्ग टाइम में ये एक फॉर्म कर देते हैं हार्ड स्केलेटन जो उनको प्रोटेक्ट करता है, जो पॉलिप को प्रोटेक्ट करता है. ओवर मैनी जनरेशन द कॉलोनी क्रिएट्स अ स्केलेटन दैट कैन मेजर अप टू 7 मीटर्स इन साइज. बहुत मैनी जनरेशन में, बहुत टाइम के बाद ये कॉलोनी में एक हार्ड स्केलेटन क्रिएट हो जाता है जो कि बहुत मीटर्स के साइज तक बढ़ जाता है. दिस कोरल पॉलिप बिगिंस टू सेक्रेट अ स्केलेटल रूडिमेंट कॉल्ड प्रोटोथीका बाय द एक्टोडर्म. एक्टोडर्म से ये एक रूडिमेंट सेक्रेट करते हैं जिसे हम प्रोटोथीका कहते हैं. आफ्टर दिस सेक्रेशन रेडियल फोल्ड डेवलप विच इन टर्न सेक्रेट स्क्लेरोसेप्टा. एट द सेम टाइम अ रिम इज बिल्ड at the thecal wall around the polyp. In the meantime, further skeletal material is added into the gaps. जो गैप्स रहते हैं उनमें स्केलेटल मटेरियल क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, इन्फ्यूज हो जाता है, एग्जिस्टिंग बिटवीन द स्क्लेरोसेप्टा ऑफ द स्केलेटन. स्टोनी कोरल्स जो आपको बताया था, हार्ड कोरल्स जो होते हैं वो प्राइमरी बिल्डर्स होते हैं रीफ के. ठीक है, जो हार्ड कोरल्स होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रेट करते हैं वही प्राइमरी बिल्डर्स होते हैं रीफ स्ट्रक्चर के, कोरल रीफ्स के. Billions of polyps grow on top of the limestone. ठीक है, remains of former colonies eventually forming massive reefs. जो नीचे स्केलेटन, जो डेड पॉलिप्स होते हैं उनके ऊपर बनते रहते हैं स्केलेटन्स, पॉलिप्स ग्रो होते रहते हैं बर्डिंग से और ये पूरी एक कॉलोनी सी बना देते हैं, मैसिव रीफ. रीफ मीन्स रिच टाइप का, स्टोन टाइप का, एक चट्टान टाइप की ये फॉर्म करते हैं जिसे हम कोरल रीफ कहते हैं. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ. अब जो कोरल्स की बात की कि कोरल्स पॉलिप्स होते हैं वो कैसे सेक्रेट करते हैं, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रेट करते हैं, फिर एक बहुत ही हार्ड सी चट्टान टाइप की, एक रिज टाइप की, रीफ टाइप की बनाते हैं जो काफ़ी दूर तक फैल जाती है. तो ये जो पूरी कोरल रीफ है, कोरल रीफ एक टाइप का पूरा इकोसिस्टम है. ठीक है, कोरल रीफ एक लैंड फॉर्म है, एक पूरा इकोसिस्टम है जहाँ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, डिपेंड करते हैं. चाहे एक्वेटिक हैं, वो एक्वेटिक जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है वहाँ की एक्वेटिक डाइवर्सिटी वो डिपेंड करती है इस इकोसिस्टम में फॉर देयर लिविंग, फॉर फीडिंग, फॉर न्यूट्रिशन, फॉर सनलाइट, फॉर एवरीथिंग. द कंटिन्यूस बडिंग ऑफ द कोरल पॉलिप्स मेक्स देम ग्रो इनॉर्मसली एंड फॉर्म मैसिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज कोरल रीफ. तो जो कंटिन्यूस बडिंग होती रहती है, हम जानते हैं सेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बडिंग, तो ये अपनी पॉपुलेशन जो है बढ़ाते रहते हैं, कंटिन्यूस बडिंग होती रहती है. ठीक है, एंड पॉलिप्स मेक देम ग्रो इनॉर्मसली ग्रो करते हैं और बनाते हैं मैसिव स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कोरल रीफ्स. According to Whale and Vaughan, an American geologist and oceanographer, a coral reef is a ridge of limestone. लाइमस्टोन की एक रिज कह सकते हैं, रीफ कह सकते हैं, एक रिज होती है. द अपर सरफेस ऑफ विच इज नियर द सरफेस ऑफ द सी. जो उसकी अपर सरफेस होती है, नीचे तो सबस्ट्रेटम से अटैच होती है, जो अपर सरफेस होती है वो नियर द सरफेस ऑफ द सी होती है. द कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रेटेड बाय द कोरल पॉलिप. अब ये चट्टान बनी है, बहुत हार्ड सी चट्टान बनी है, तो एक्चुअली में क्या है, वो कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि सेक्रेट हुआ है कोरल पॉलिप से. द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कोरल रीफ फॉर्मेशन इज बाय स्टोनी कोरल्स. जो हार्ड कोरल्स होते हैं, स्टोनी कोरल्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोरल रीफ फॉर्मेशन के लिए. कोरलाइन एल्गे एंड फॉर्मेनिफेरस प्रोटोजोन्स टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोरल रीफ्स. कोरल रीफ फर्स्ट अपीयर्ड 485 मिलियन ईयर्स एगो अपीयर हुए थे. ना एक इंपॉर्टेंट चीज कोरल है जूजेंथिला. नाउ व्हाट इज जूजेंथिला? जूजेंथिला एक टाइप के एल्गी होते हैं. आप देख रहे हैं कोरल रीफ्स हैं, आपने अभी नेक्स्ट स्लाइड प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जो कोरल रीफ हैं बड़ी कलरफुल होते हैं, फैसिनेटिंग होते हैं. तो ये कलरफुल क्यों होते हैं, कलरफुल कैसे हैं? तो जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है इस रीफ के लिए वो होते हैं एल्गी विच इज कॉल्ड जूजेंथिला. ठीक है, जूजेंथिला एल्गी होते हैं. Coral share a mutual beneficial relationship with zooxanthellae, which live within the tissue of the polyp and can comprise up to 75% of the polyp's body weight. ये इनके टिश्यूज में रहते हैं ये एल्गे और इनको प्रोवाइड करते हैं कलर.
ठीक है, ये जो कलर डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स आपको दिख रहे हैं वो उनका रीज़न क्या है, जूज़ैंथेल्ले, ठीक है। और ये दोनों जो कोरल हैं और जो जूज़ैंथेल्ले हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बायोसिस हम जानते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, इसमें दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, कोरल क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, एक प्रोवाइड कर रहा है उन्हें एक होम, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है एल्गी को। वहीं एल्गी यहाँ क्या कर रहा है, बाय फोटोसिंथेसिस वो प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन्स, ठीक है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। और कोरल जनरली क्या करेंगे, कोरल जो है वो जनरली ईट करते हैं जूप्लैंक्टन। तो कोरल एंड जूज़ैंथेल्ले शेयर अ म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप। कोरल प्रोवाइड करता है जूज़ैंथेल्ले को कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। एंड एल्गे गिव कोरल्स देयर कलर्स, दे प्रोवाइड फूड, ठीक है। तो एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। एल्गे नीड सनलाइट, एल्गी को चाहिए होती है सनलाइट। रीफ्स प्रोवाइड करते हैं, वो ग्रो होते हैं फोटिक, ऑब्वियसली फोटिक जोन में जहाँ सनलाइट आ सके, तो इससे उनको सनलाइट भी मिल जाती है। तो दोनों का एक म्यूचुअल एक बेनिफिट वाला रिलेशनशिप दोनों के बीच होता है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी, एक होती है कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। इफ़ अगर ऐसे कोई यूट्रॉफिकेशन आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर ये एल्गे यहाँ से निकल जाए, मतलब कोरल से अलग हो जाएं, ठीक है, टिश्यू से सेपरेट हो जाएं, अलग हो जाएं कोरल टिश्यू से, तो क्या होता है, इनकी जो कलरिंग होती है वो क्या हो जाती है, निकल जाती है। ये जो कलर्स होते हैं हट जाते हैं, तो कोरल जो होते हैं वो कलरलेस हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। एल्गे जूज़ैंथेल्ले के अब्सेंस में इनमें हो जाए, कोरल रीफ्स में हो जाती है कोरल ब्लीचिंग। तो इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरल एंड जूज़ैंथेल्ले। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ कोरल रीफ। तो यहाँ पे जो रीफ है वो 3 टाइप की होती हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड एटॉल रीफ। तो फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है, ये बहुत ही मोस्ट कॉमन रीफ होती है, बहुत ही कॉमनली पाई जाती है। दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोरल रीफ एंड आर सिचुएटेड नियर टू द शोर, आइदर सराउंडिंग आइलैंड्स और अलोंग द कोस्ट लाइन, मतलब किनारे शी शोर पे वहाँ सिचुएटेड होती है। दीज रीफ्स ग्रो इमीडिएटली फ्रॉम द कोस्ट एंड डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ द सराउंडिंग वाटर कैन बी शैलो और डीप, शैलो भी हो सकती है, डीप भी हो सकती है। और रीफ और बीच के बीच, मतलब जो शोर होता है और रीफ के बीच एक नैरो सी स्पेस हो सकती है, एक शैलो लैगून, एक बहुत बड़ा लैगून नहीं लेकिन थोड़ा सा लैगून हो सकता है, शैलो लैगून। द नेक्स्ट वन इज बैरियर रीफ। बैरियर रीफ जो होती है वो सिमिलर होती है फ्रिंजिंग रीफ के, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है कि जो लैगून होता है, मतलब जो साइड का जो सीशोर होता है और जहाँ पे रीफ है, उन दोनों के बीच में जो लैगून होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, मतलब उसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है। दे आर सिमिलर टू फ्रिंजिंग रीफ विद द एक्सेप्शन दैट दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द शोर बाय अ डीपर लैगून और चैनल। These reefs are frequently located further offshore, separated from the mainland by a deep canal. ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट बैरियर रीफ। जो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है वो सबसे लार्जेस्ट बैरियर रीफ है वो अराउंड द वर्ल्ड। एंड थर्ड वन इज एटोल, जो आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे फ्रिंजिंग है, एक बैरियर है, एक एटोल है। तो एटोल जो रीफ है वो सर्कुलर होती है विच एनसर्कुलर सेंट्रल लैगून, जो कि एक लैगून को ये क्या होती है, मोस्टली पाई जाती है जो वॉल्केनिक रीफ होती है, मतलब वॉल्केनिक टाइप जो रीफ होती है उसमें पाए जाते हैं बिल्कुल टॉप पर। दे आर कंस्ट्रक्टेड अटॉप अ सबमर्ज्ड वॉल्केनो और सी माउंट दैट हैड सबसाइडेड थ्रू टाइम एंड आर टिपिकली फाउंड इन द ओपन ओशियन इन द इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन इंक्लूडिंग द मालदीव्स देयर आर एटॉल रीफ्स। ठीक है, यहाँ पे दिया है रीफ्स के बारे में। जो फ्रिंजिंग रीफ मैंने आपको बताया, दे सिचुएटेड होती हैं क्लोज टू द शोर्स ऑफ सम वॉल्केनिक आइलैंड्स और पार्ट ऑफ द सम कॉन्टिनेंट और कॉल्ड एज फ्रिंजिंग रीफ। बैरियर रीफ जो होती है, बैरियर रीफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टेंट लोकेशन ऑफ अदर रीफ फ्रॉम द कोस्ट विद अ ब्रॉडर एंड डीपर लैगून विच इज समटाइम ज्वाइंड विद द सी वाटर थ्रू वन और मोर वाटर चैनल्स। एंड एटॉल्स जो होती हैं, दीज एटॉल्स आर ऑल्सो नोन एज कोरल आइलैंड्स or lagoon island. They are ring-line or horseshoe-shaped reefs which encircle a lagoon. The lagoon may be complete or broken by a number of channels, of which only a few are navigable. Next, importance of corals. क्या importance है corals की? ये कोरल्स आर हाईली, अभी मैंने आपको बताया कि जो ये होता है एक बहुत बड़ा लैंड मास होता है, लैंडफॉर्म होता है, इकोसिस्टम होता है, जहाँ पे डिपेंड रहती हैं एक्वाटिक जो बायोडाइवर्सिटी है वो उस पर डिपेंड रहती है। तो ये एक एनरिच सी लाइफ है,
ये प्रोवाइड करती है फूड एंड शेल्टर टू मैनी एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स को, एक्सचेंज करती है एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स विद एडजेसेंट इकोसिस्टम में. Corals are highly favorable sites for the accumulation of petroleum deposit, so they are very important to oil industry. Coral reefs are sometimes nicknamed the rainforest of the ocean because of their staggering rich biodiversity. यहाँ rich biodiversity पाई जाती है, जैसे मैंने बताया कि जो एनिमल्स हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे यहाँ पे, तो यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है. इकोलॉजिकली कोरल स्केल्टन्स एक्ट्स एज नेचुरल बैरियर्स अगेंस्ट वेव्स. ये क्या होते हैं, सुनामी या वेव्स हैं, सी वेव्स हैं, उनको भी रोकने का काम करते हैं. हरिकेन्स, टाइफून, सुनामीज, ठीक है, तो एक प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं हमारे नेचर को इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए. कोरल रीफ्स आर वाइटल टू द वर्ल्ड फिशरीज. दे सर्व एज अ गुड नर्सरी ग्राउंड फॉर कमर्शियल फिशेज. रीफ फिशेज आर मोर कलरफुल देन द अदर फिशेज. तो ये सब ये ब्रेक करते हैं वेव्स को, प्रोटेक्ट करते हैं शोर लाइन्स को, सप्लाई करते हैं फिन फिश एंड सेल फिश फॉर सब्सिस्टेंट, कमर्शियल, रिक्रिएशनल एंड ऑर्नामेंटल यूजेस के लिए. ये एक्सचेंज करते हैं एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स विद एडजेसेंट इकोसिस्टम के लिए. तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है बाकी बायोडाइवर्सिटी के लिए और ह्यूमन के लिए भी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है कोरल रीफ्स की. अगर थ्रेट्स की बात करें हम, तो ये हाईली सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन से, ठीक है. नेचुरल थ्रेट्स है सी लेवल का चेंजेस होना, स्टॉर्म्स आना, एबनॉर्मल वेदर, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हैं या हैवी रेन है, प्रिडेशन है, तो ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं इनके पूरे इकोसिस्टम को. ह्यूमन थ्रेट्स की बात करें तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हार्मफुल फिशिंग प्रैक्टिसेस हैं, कोरल माइनिंग है, पोल्यूशन है, ये भी डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं इसको, कोरल रीफ्स को, और इसको इम्बैलेंस करते हैं इनके पूरे इकोसिस्टम को. तो ये थे आज के दो टॉपिक, जिसमें कोरल रीफ्स हमने पढ़ा और पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा. आई होप आपको समझ में आया होगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.